Hello and welcome to Zoom In. I am Zunaira Azhar. पीटीआई लीडरशिप की बानी पीटीआई से मुलाकात, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस से भरपूर दिन, सबका फोकस 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला एंड फैसल वाडा इज बैक वंस अगेन. ऑल दिस इन टुडेज ज़ूम इन. सबसे पहले बात करते हैं मुज़ाकरात की और एक ऐसे फैसले की जो कल आने वाला है. पाकिस्तान की सियासत बहुत अरसे से अदालती फैसलों के इर्द गिर्द ही घूम रही है. ऐसा ही एक फ़ैसला जो कल आने वाला है, उसके बारे में एक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हमें देखने को मिली. हुकूमत की तरफ से ख्वाजा आसिफ, अज़मा बुखारी, तलाल चौधरी और हनीफ अब्बासी एक्टिव नज़र आए और पीटीआई की लीडरशिप ने अडयाला जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात की और उसके बाद मीडिया से बातचीत की. बातचीत का फोकस था और इस सारी गुफ्तगू का जो फोकस है वो 190 मिलियन पाउंड्स का फ़ैसला है जो कि कल मुतवक्के है. और मुज़ाकरात की तीसरी बैठक ऑफ कोर्स सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा टॉक्ड अबाउट. सबसे पहले बात करते हैं मुज़ाकराती कमेटी की बानी पीटीआई से आज होने वाली मुलाकात के अहवाल की, जिसमें असद कैसर मौजूद थे, उमर अयूब, अल्लामा नासिर अब्बास और हामिद रज़ा शामिल थे. मुलाकात के बाद साहबजादा हामिद रज़ा ने बताया कि आज बानी पीटीआई से तफसीली लेकिन कंट्रोल्ड मुलाकात हुई है, जिसमें बानी पीटीआई ने कुछ हदायत दी हैं. फैसला सुनाने के बाद भी, जो कि 190 मिलियन पाउंड का फैसला है, उन्होंने कहा मुज़ाकरात फिर भी जारी रहेंगे. 9 मई और 26 नवंबर का दूसरा फरीक यानी कि गवर्नमेंट जिम्मेदार है. इसके तयन के लिए गैर जानिबदार कमीशन बनाया जाए. सुप्रीम कोर्ट का सीनियर जज जिसका सरबराह हो, हम अपनी मर्जी का जज नहीं चाहते. साहबजादा हामिद रज़ा ने बताया कि हम आज दूसरे फरीक को आगाह करेंगे कि हम मुज़ाकरात के तीसरे दौर के लिए तैयार हैं. हम जुडिशल कमीशन पे बातचीत चाहते हैं. उन्होंने कहा हमारे असीरान को टॉर्चर का निशाना बनाया गया है. हम इस हवाले से आलमी फोरम्स में जाएंगे. हमने जितनी लचक दिखानी थी दिखा ली. अलकादे ट्रस्ट का फैसला सुनाने से हमारे रवैयों में तलखी तो आ सकती है, लेकिन इसके बावजूद तल्ख माहौल में सही मुज़ाकरात जारी रहेंगे. दूसरी तरफ अगर बात करें वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की, तो आज उन्होंने भी एक प्रेस टॉक की. उनका कहना था कि कल 190 मिलियन पाउंड के केस की हेयरिंग है. अदालत ने हक़ाइक़ पे फैसला देना है. अलीमा खान की गुफ्तगू सुने तो लगता है कि इमरान खान अंदर ही रहेंगे. बरतानिया से जो रकम आई, कैबिनेट को बताए बगैर उसकी मंजूरी ली गई. 190 मिलियन पाउंड हुकूमती ख़जाने के बजाय मलिक रियाज के अकाउंट में जमा करा दिया गया. अलकादिर यूनिवर्सिटी के बोर्ड में इमरान खान और उनकी अहलिया शामिल हैं. उन्होंने कहा एब्सोल्युटली नॉट कहने वाले आज उनके सामने लेट गए हैं. इस जमात में हर शख्स अपने मफाद के लिए पार्टी को इस्तेमाल करने के चक्कर में है. डी चौक में अमवात पर सियासत की गई, इसका कोई सबूत मौजूद नहीं. इनकी प्रोपेगेंडा मशीन हर वक्त काम करती रहती है. ये सारे आर्गुमेंट्स आपने सुने और इससे अंदाज़ा होता है कि हमारे मुल्क में, जो कि हम एज अ जर्नलिस्ट बहुत केयर करते हैं कि अगर एक केस का फ़ैसला आने वाला है तो उस पर बात ना करें, लेकिन सियासतदान खुल के बात करते हैं. और कई सियासतदान तो ऐसे हैं जो खुल के ये भी बता देते हैं कि फ़ैसला क्या आने वाला है. बहरहाल इस हवाले से बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आज की बानी पीटीआई से मुलाकात जो हुई है, पीटीआई की मुज़ाकराती टीम की, उसकी इंसाइट क्या है. साहबजादा हामिद रज़ा हमारे साथ मौजूद हैं. हामिद रज़ा साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस. ये बताइए कि सबसे पहला मसला तो ये था कि बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में आप लोग कह रहे थे कि मुलाकात होती है हमेशा, आप लोग खुल के बात नहीं कर पाते, तो आज भी कंट्रोल्ड ही था सारा माहौल या कुछ बेहतर था? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी. सर पहले मैं ये बता दूं जी कि मुलाकात के अंदर हमारी दो शराइत थी जो हमारी ख्वाहिशात थी. एक ये कि मुलाकात हमारी तवील नशिस्त हो और दूसरा ये कि वो कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर में ना हो. तो मुलाकात तवील नशिस्त तो बिल्कुल हुई, लेकिन थी कंट्रोल माहौल में ही जी. ओके, तो आप लोग खुल के बात कर सके? जी जितना मुमकिन हो सका उतनी की जी. ओके, क्या क्रक्स क्या समझा जाए? एक तो ये बताइए कि अगर टेक अवे उसमें से लेना चाहें तो वो क्या होगा? आपको पता है आज तो सारा दिन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस ही चलती रहीं, क्योंकि कल जो एक फ़ैसला आने वाला है उसकी बड़ी बाज़गश्त है. तो जाहिर है आप लोगों को भी मालूम है कि उसके भी रिपरकशंस होंगे. तो क्या मुज़ाकरात विद और विदाउट जारी रहेंगे या उस फैसले के आने से कोई मशरूत हैं? नहीं जी, उस फैसले के साथ मुज़ाकरात मशरूत नहीं है, लेकिन जाहिर है जिस तरह एक्सपेक्ट किया फैसला हमारे खिलाफ ही दिया जाएगा साबका रवायात को मद्देनजर रखते हुए. तो अगर फैसला इस किस्म का आता है तो यकीनन रवैयों में तलखी आएगी
मुज़ाकरात के अंदर जो अभी तक का माहौल था, वो माहौल जरा डिस्टर्ब होगा, लेकिन वो जो कट ऑफ डेट है हमारी 31 तक मुज़ाकरात बहरहाल जारी रहेंगे जी। तो फिर मुज़ाकरात किस चीज़ पे होंगे साहबजादा साहब? द पॉइंट इज़ कि अगर असीरान की और बानी की रहाई आप लोगों की डिमांड्स में शामिल हैं और कल उनको सज़ा हो जाती है, तो उसके बाद फिर मुज़ाकरात किस बेस पे होंगे? अब उसमें मैं ये आपको एक पॉइंट क्लियर कर दूं, लेकिन जब हमने पहले भी असीरान की और साहब की रिहाई की बात की थी, तो हमने ये बिल्कुल नहीं कहा था कि आप कोई एग्जीक्यूटिव जारी करें या आप जेलों के दरवाजे खोल दें। उस वक्त भी हमारा मौक़िफ़ बहुत क्लियर था। इमरान खान साहब अपने तमाम केसेस को फेस करके अदालतों से ही सुरखरू होकर बाहर आएंगे। हमने सिर्फ प्रोसिक्यूशन के रवैये में इस्लाह की बात की थी, प्रोसिक्यूशन जो कि प्योरली विक्टिमाइजेशन उनकी नजर आती है। जैसा आप देखिए कि अराउंड अ मंथ अगो मानते तमाम केसेस में मुकम्मल हो गई थी और शाम को उनकी रोबकार जारी होनी थी, लेकिन दैट से उनकी एक FIR थी। उस FIR में इमरान खान साहब का नाम डाला गया नामालूम अफराद में, और उसके बाद इमरान खान साहब को उस FIR के अंदर रिमांड और उसके बाद जुडिशियल कर दिया गया। हम सिर्फ चाहते हैं कि प्रोसिक्यूशन का ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का रवैया चेंज हो। बाकी आपको लगता है ये हो सकता है? देखें जी, असूलन तो होना चाहिए, क्योंकि देखें आपको एक और बात करूं जी, जिस वक्त आप अंडर ट्रायल होते हैं और आपका ट्रायल मुकम्मल हो जाता है, तो उसके बाद आईनी और कानूनी तौर पे जमानत आपका इस्तेहकाक होता है। हमारे तमाम अस्तान के ट्रायल तकरीबन मुकम्मल हो चुके हैं, अबव देन 80-85% केसेस जी, लेकिन प्रोसिक्यूशन मुखालफत करती है या उसमें अंदर मुख्तलिफ तरीकाकार इख्तियार करती है। कभी किसी नामालूम FIR में इन्वॉल्व कर दिया, कभी कुछ कर दिया। अब अगर इसके ऊपर प्रोसिक्यूशन के रवैये की यकीन दहानी नहीं करवाती, तो जाहिर है फिर मुज़ाकरात आगे किस चीज के बढ़ने हैं जी। एग्जैक्टली, दैट्स माय पॉइंट। यही असल मसला है। इसी तरह इसी से जुड़ा हुआ सवाल है कि अगर फ़र्ज़ कर लेते हैं कि गवर्नमेंट जुडिशल कमीशन बना देती है और जुडिशल कमीशन की फाइंडिंग्स जो हैं वो कुछ ऐसी आती हैं जिसमें जो आप लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू है ऑन 9 मई एंड 26 नवंबर वो इंडोर्स नहीं होता, या आप लोगों को लगता है कि ये सही फैसला नहीं हुआ, तो फिर उस पॉइंट पे भी जाके फिर ब्रेक अवे ही होगा, फिर उसका भी आप लोग मानेंगे तो नहीं, मेरा ख्याल है। देखिए जी, हमने बड़ा मुहतात तरीके से ये बात कही थी, आज़ाद और गैर जानबदार जजेस वो कौन होंगे, वो कौन तय करेगा? 26 अमेंडमेंट के बाद आपको पता है कैसे अरेंजमेंट है? वो की कमेटी बैठेगी तो जाहिर है हुकूमत अगर जुडिशियल कमीशन पर आमादगी जाहिर करेगी तो उसके कामों के ऊपर डिस्कशन होगी जी। ओके, सो आपके ख्याल में जिन लोगों को भी उस फैक्ट फाइंडिंग कमीशन में या जुडिशियल कमीशन में शामिल किया जाएगा उन नामों पे भी बातचीत होनी चाहिए? बिल्कुल जी, जाहिर है वो नामों के ऊपर बाकायदा बातचीत होगी। अब हम ये तो नहीं हो सकता कि तमाम कुछ जजेस जिनका रवैया, मैं डोंट वांट टू नेम देम बेसिकली, लेकिन वो क्या हमारे सामने है, उनकी सरबराही में आपको जुडिशियल कमीशन बना दे और अपनी मर्जी की फाइंडिंग ले लें, तो गैर जो हो कमीशन हो उसकी फिर जो भी फाइंडिंग आएगी हम उसे कबूल करेंगे जी। एग्जैक्टली। अच्छा, किसी स्टेज पे क्या आप लोग चाहेंगे कि जो मुज़ाकरात हैं उसमें मोहसिन नकवी साहब भी बैठे? नहीं जी, हमारी तरफ से किसी किस्म की कोई डिमांड नहीं है। मुज़ाकरात के अंदर दोनों साइडों का इस्तेहकाक है कि वो अपने कौन से अराकीन रखना चाहते हैं, तो हमारी तरफ से ऐसी ख्वाहिश नहीं है। राइट अच्छा हामिद साहब, हम बहुत देर से ये डिबेट सुन रहे थे दोनों तरफ से कि हुकूमत कहती थी कि ये मुज़ाकराती टीम बाइख्तियार नहीं है, इनको तो हर बात जाके अपनी बानी से पूछनी पड़ती है, जो कि बात दुरुस्त है। आप लोग ऐसे ही अपनी पार्टी को लेके चल रहे हैं और आप लोगों की मर्जी है। और यही बात PTI कहती थी गवर्नमेंट के बारे में कि गवर्नमेंट के पास तो मैंडेट ही नहीं है और इनके पास भी इख्तियार नहीं है, तो फिर हम इनके साथ क्यों बैठें? तो अब जब आप इनके साथ बैठ गए हैं और गवर्नमेंट ने आपकी मुलाकात भी, अभी तक हमें तो यही पता है सोर्सेज से कि आपकी मुलाकात गवर्नमेंट ने कराई है, तो आपको लगता है गवर्नमेंट इतनी बाइख्तियार है कि उनके साथ ये जो मुज़ाकरात आप कर रहे हैं इसका कोई फ्रूटफुल एंड लॉजिकल एंड निकलेगा? देखिए जी, मैं उम्मीद करता हूँ, मैं अभी कोई ऐसी बात नहीं करता जिसकी वजह से कोई मुज़ाकरात के अमल को नुकसान पहुंचे, मुज़ाकरात सबूताज हो। आपको पता है मैं अपोजिशन वाली साइड से तर्जुमान भी हूँ, रखना भी डाल सकती है, लेकिन यही अच्छे की दुआ कर सकता हूँ। चलिए मैं आपसे डिफरेंट तरीके से पूछती हूँ, वी ऑल वांट कि ये मुज़ाकरात कामयाब हों,
इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री ये बहुत ज़रूरी है। और मैं तो आपसे अभी बात कर रही हूँ, मैं पिछले कई दिनों से ये बात कर रही थी कि ये नेशनल इंटरेस्ट में है, इसमें बहुत सारे डायनामिक्स इन्वॉल्व हैं कि जो सियासी इस्तेहकाम है वो आए। आपको लग रहा है कि गवर्नमेंट की तरफ से भी ये रियलाइजेशन है कि ये ज़रूरी है कि पॉलिटिकल स्पेस एक दूसरे को दी जाए, और अभी तक जो एक मार धाड़ जारी है उसका कहीं जाके रुकना चाहिए? मैं उम्मीद कर सकता हूँ जी कि हुकूमती रवैये के अंदर को बेहतरी आएगी। एज इफ नाउ अगर आप मुझसे पूछें तो आपके अभी भी इल्म है कि मुख्तलिफ केसेस में हमारे साथ क्या हो रहा है, हमारे कारकुनान के साथ क्या हो रहा है, इवन सिटिंग पार्लियामेंटेरियंस के साथ क्या सलूक रवा रखा जा रहा है। लेकिन मुज़ाकरात आगे बढ़ने के साथ अगर वो पॉजिटिव तरीके से आगे बढ़ते हैं तो मैं उम्मीद मुझे है कि इंशाल्लाह इसके अंदर से कुछ चीज़ निकलेगी। ओके, खान साहब क्या कहते हैं? ये सारे मामलात जाहिर है एक तो वो लिमिटेड माहौल में हैं, उन तक पता नहीं कौन सी खबर पहुंचती है कौन सी नहीं। जब आप उनके पास जाते होंगे आप ही चीज़ें बताते होंगे। आज सारा दिन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती रहीं जिसमें गवर्नमेंट के लोग कह रहे थे कि कल जो फैसला आने वाला है 190 मिलियन पाउंड्स का, उसमें सज़ा होगी होगी होगी, ये तकरार थी। तो खान साहब इस पर क्या कहते हैं? देखिए जी, खान साहब तो पहले ही बहुत कॉन्फिडेंट है, मुझे कह रहे हैं कि इनके पास ये जो सजा है इसके अंदर हमारा मौका बिल्कुल क्लियर है। न पिछली खान साहब की जात है, ना उनकी फैमिली है, ना उनकी अहलिया है, ना उनकी पार्टी का कोई है। पैसे हुकूमती अकाउंट के अंदर मौजूद हैं, और जिस जगह की ये प्रॉब्लम है वो इट्स नॉट अ प्राइवेट प्रॉपर्टी, यानी उनका वो जाती बेनिफिशियरी नहीं है। स्माइलिंग एंड लाफिंग ऑन दिस केस टुडे कि ये सुबह जो सजा सुनाई अंदर इन्हें सबकी क्या ही सामना करना पड़ेगा जी। और आपको उम्मीद है कि किसी भी स्टेज पे उनको कोई रिलीफ मिलेगा? जी, रिलीफ खान साहब को अदालतों से ही, जो अदालतों की ही बात और कानूनी तरीके से ही उन्होंने हासिल करना है। खान साहब किसी हुकूमती रिलीफ के जरिए, जिस तरह कुछ लोगों को रातों रात एक ड्राफ्ट करके तो मुल्क से बाहर चले गए, उनकी पार्टी और खानदान सारा देखता रह गया, उस किस्म का कोई रिलीफ खान साहब देने लगे जी। लेकिन हामिद रजा साहब, एक और पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रखती हूँ। कुछ अल्फाज बिला वजह कंट्रोवर्शियल हो गए हैं हमारी बातचीत में, पॉलिटिकल डिस्कोर्स में। फॉर एग्जांपल जब कोई रिकन्सिलिएशन की बात होने लगती है तो लोग कहते हैं जी डील हो रही है, हालांकि डील नहीं है, बातचीत हो रही है, और उसमें से अगर कोई नतीजा निकलता है तो अगर कोई उसको डील कहता है तो कहता रहे। इसी तरह एनआरओ ये एक सिंबॉलिक चीज़ बन गई हुई है, और हर कोई कहता है जी एनआरओ, एक गवर्नमेंट कहती है एनआरओ नहीं देंगे, दूसरी तरफ वाले कहते हैं एनआरओ नहीं लेंगे। हकीकत सिर्फ ये है कि टेक अवेज तो चाहिए, दोनों साइड्स को किसी ना किसी चीज़ पे सेटल होना पड़ेगा। वो कौन सी लीस्ट चीज़ है जिस पे खान साहब ये कहते हैं कि इस पे बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता, लेस ऑफ दैट कुछ नहीं हो सकता? कोई ऐसी लाइन रह गई है? जी, खान साहब 9 मई 26 नवंबर और अपने कारकुनान की रिहाई वाले इशू के ऊपर, दैट इज रेड लाइन जी, उसके ऊपर वो कोई मार्जिन देने के लिए तैयार नहीं है जी। दिस इज ब्लैक एंड व्हाइट क्लियर। और देखिए, मैंने कहा कि आप एक चीज को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। हम ये कहते हैं कि 9 मई की साइड से हुआ, वो ये कहते हैं कि ये हमारी साइड से हुआ। अब सवाल ये है कि इसका तयन कौन करेगा कि किस साइड से हुआ? इसका तयन करेगा एक आजाद गैर जानबदार। तो ये एक बड़ी माकूल तजवीज़ है। इसके अंदर हमको अपनी मर्जी की चीज तो नहीं चाह रहे, हम चाह रहे हैं कि आप बैठें, बातचीत करें, डिस्कशन करें। वो जजेस जिनकी रिप्यूट है, वो गैर हैं, आजादाना फैसले देते हैं, उन पर कोई इत्तेफाक राय के साथ मुश्तमिल कमीशन बना दिया जाए, जो फाइंडिंग हो उसके ऊपर अमल दरामद हो। मैं नहीं समझता कि इसके ऊपर किसी को कोई इख्तिलाफ होना चाहिए। अच्छा हामिद साहब, देखिए 9 मई की जहाँ तक बात है उस पर तो अब लोगों को सजाएं भी हो गई हैं, सजाएं हो गई हैं, कुछ के चालान पेश हो चुके हैं, आगे फर्दर केसेस चल रहे हैं। इस स्टेज पे देयर इज़ नो हिस्ट्री, वी डोंट हैव अ हिस्ट्री कि जब इतना एक लीगली मामला आगे चला गया हो तो फिर उसके ऊपर एकदम से जुडिशल कमीशन बन जाए। और नंबर 2, जुडिशल कमीशंस की कोई इतनी अच्छी रेपुटेशन नहीं है हमारे मुल्क में ऑलरेडी। कितने बने और कितनों की फाइंडिंग्स आई और उसका क्या फ़ायदा हुआ हम सब जानते हैं। सो ऐसे लगता है जिस तरह 9 मई हो चाहे 26 नवंबर हो, किसी ना किसी जगह पे तो कॉम्प्रोमाइज़ दोनों साइड्स को करना पड़ेगा। तो अगर ये रेड लाइन है तो फिर बात कैसे आगे बढ़ेगी? एंड स्पेशली मैंने पहले भी कहा था 26th अमेंडमेंट के बाद जुडिशरी का अरेंजमेंट बड़ा डिफरेंट हो गया है।
उसमें मुझे नहीं लगता गवर्नमेंट भी बैठ के कोई ऐसे जजेस पे मानेगी जिन जजेस के बारे में ऑलरेडी ये तासुर पाया जाता है कि वो पीटीआई को रिलीफ देते हैं। सो ये एक डेडलॉक ऑलरेडी नजर आ रहा है। जी मुझे तो नहीं पता कौन से जजेस रिलीफ देते हैं। एवरीबॉडी नोज। रिलीफ दिया नहीं, व्हाट रिलीफ वी हैव गॉट। इमरान खान साहब तो 1.5 साल से अंदर हैं। क्या वो जितने तमाम मुलजमान हालतों में थे वो बाहर आ गए हैं? कोई मुलजम भी बाहर नहीं आ सका। क्या उनको कंडीशनल फैसला करने की सुप्रीम कोर्ट ने इजाजत नहीं दी और उन मुलजमान को सजाएं भी दे दी गई जिसको हम उन सजाओं को तस्लीम नहीं करते? मुझे नहीं पता कि किस किस्म का रिलीफ हमें मिल रहा है। हम अदालतों में फार हो रहे हैं जी। दूसरी बात यह देखें, आपने जो वो मिलिट्री कोर्ट से जो सजाएं हैं उनकी बात की, उसमें मैं आपको कहूँ कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो इजाजत थी वो कंडीशनल थी जी, इंटरिम थी। केस सुना जा रहा है। बिल्कुल, अभी हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट उन सजाओं को ही नल एंड वॉइड कर दे जी। बिल्कुल पॉसिबल है, बिल्कुल। हाँ जी, तो वो अगर हो गया तो देखें फिर इसकी स्टैंडिंग कहाँ पर होगी जी इस फैसले की। यही के ऊपर बहुत सारे लोग बहुत खुशी का इजहार कर रहे हैं, शादियाने बजा रहे हैं कि ये हो गया या वो हो गया, फिर ये कहाँ पर जाएंगे? तो इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि वंस फॉर ऑल यू हैव टू सेटल दिस इशू accordingly. It is good to know. It is actually very good to know कि despite the fact कि उसके ऊपर एक interim decision आया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से और सजाएं भी हुई, आप लोग अभी भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ ही देख रहे हैं, बट एट द सेम टाइम अलीमा खान कहती हैं कि हम अपने केसेस इंटरनेशनल कोर्ट्स में लेके जाएंगे। डू यू थिंक इट्स अ वाइज मूव? वो केसेस जिसमें कारकुनान को टॉर्चर किया गया जी, कुछ ऐसे कारकुनान हैं जो अपने ज़हनी हवास खो चुके हुए हैं। अब अगर उनको सजाएं सुनाने के बाद उन्हें एक की तरह सड़क पर फेंक दिया गया है और उनके घर वालों के हवाले कर दिया गया है, उन्हें जिंदा लाशें बना के, और उसके ऊपर पाकिस्तान की कोई अदालत उन्हें रिलीफ देने के लिए भी तैयार नहीं है, तो वो क्या करेंगे? अब आप मुझे बताएं। I totally agree with you. I don't contest the basic idea. मैं तो सिर्फ ये बात कर रही हूँ कि अगर कोई रिकन्सिलिएशन होनी है, अगर कोई म्यूचुअल एग्रीमेंट होना है, आगे बढ़ना है, तो उसके साथ साथ जिस तरह हम पहले कहते थे कि फिर साथ सिविल डिसोबीडियंस ना करें, 31 जनवरी की डेट ना दें, इसको ओपन छोड़ें ताकि जितना मैक्सिमम कोशिश हो सकती हो मुज़ाकरात से कुछ पॉजिटिविटी निकालने की वो निकाली जाए। इसी तरह जब आप साथ साथ ये कहेंगे कि हम जी बाहर जा रहे हैं, हम उन कोर्ट्स में चैलेंज करेंगे अपने अदालती निज़ाम को, अपने मुल्क को, कि हमारे मुल्क में ये हो रहा है, तो वो यहाँ पे फिर इंटरनली पॉजिटिवली तो नहीं लिया जाएगा। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह IMF को ख़त लिखने की बात है या रेमिटेंसेस ना भेजने की बात है, मैं उस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रही हूँ। अच्छा देखिए, उसके ऊपर जी हमारा पॉइंट है वो सारे का सारा बिल्कुल क्लियर है। वो ये है कि अगर हमने इंटरनेशनल कोर्ट्स में जाना होता तो जो केसेस हैं अभी तक वो हजारों की तादाद में हैं, वो नाजायज, हम उन्हें नाजायज और बोगस केसेस समझते हैं। अगर हमें को मुल्क से मोहब्बत ना होती या हमने गवर्नमेंट को बदनाम करना होता या मुल्क की बदनामी का सबब बनना होता तो हम वो केसेस भी बाहर लेके जा सकते थे जी। हम नहीं लेके गए। हम कोर्ट की सजा को भी बाहर चैलेंज कर सकते थे, लेकिन हमने पाकिस्तान में उसे चैलेंज किया। लेकिन अगर किसी एक शख्स को टॉर्चर किया जाता है, वो शख्स ज़हनी तवाज़ुन खो देता है, वो पहचान खो देता है, वो गुफ्तगू करता है और उसके ऊपर पाकिस्तान के अदालती निज़ाम से कोई रिलीफ मिलने की बजाय उसको सजा, उसका रिकॉर्ड भी एक मुजरिम का कर दिया जाता है, तो उसके पास फिर जाहिर है आपके पास यही ऑप्शन बचता है कि जो आपके इंटरनेशनल फोरम्स हैं ह्यूमन राइट्स की वायलेशन के, ठीक है, आप उसके ऊपर बात करें। दैट्स इट। ऑलराइट, ओके, माय लास्ट क्वेश्चन टू यू, अगर कल जो फैसला आता है वो कोई इतना अच्छा नहीं आता, उसमें बानी PTI को सज़ा सुना दी जाती है, तो कोई एहतजाज की कॉल वगैरह प्लान्ड है? नहीं, अभी तक कोई कॉल नहीं है जी एहतजाज की। उसके मुताबिक रिएक्ट करेंगे, हाई कोर्ट में अपील करेंगे एंड वी आर एक्सपेक्टिंग कि जिस तरह साइफर हाई कोर्ट में गया था, साइफर को टाइम ज्यादा लग गया क्योंकि उसमें टेक्निकलिटीज थी, वी बिलीव कि 2 से 3 हियरिंग्स के ये मामला हाई कोर्ट के अंदर हमारी फेवर में खत्म हो जाएगा जी। हामिद रजा साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और आज ही बात हुई इनकी बानी PTI से और आज ही हमने उनसे ये बातचीत की है, तो जो उसका टेक अवे है वो ये है कि वो बहुत केयरफुली बात कर रहे थे
और अपने स्टैंड्स पे भी कायम हैं। दोनों चीज़ें अपनी जगह मौजूद हैं। ये कहना कि अगर कल उनके ख़िलाफ़ केस का वो रिज़ल्ट आ जाता है, उन्हें सज़ा सुना दी जाती है, तो भी मुज़ाकरात जारी रहेंगे, ये खुश आइंद है। इन सारी चीज़ों को ज़ाहिर है हम ये तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि ऑल ऑफ अ सडन वो अपने सारे कार्ड्स शो कर दें या बिल्कुल सरेंडर कर दें, लेकिन लगता यूँ है कि जो विलिंगनेस है पॉलिटिकल रिकन्सिलिएशन को कंटिन्यू करने की, दैट इज़ देयर। सो दैट्स अ गुड साइन फॉर नाउ। और ब्रेक की तरफ जाएंगे और उसके बाद इसी सारे सिनेरियो को बिल्टअप करेंगे इन अ डिफरेंट वे। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू द शो वंस अगेन। और हुकूमती साइड से जो क्रिटिसिज्म आया उसमें तो ये बातें मुस्तकिल हो ही रही हैं कि किस तरीके से एहतजाज की सियासत को मिसयूज़ करती रही है पीटीआई। फिर 190 मिलियन केस को लेके भी बहुत ज़्यादा तनकीद की गई। यानी एक वक्त पे बहुत कुछ चल रहा है, मुज़ाकरात भी चल रहे हैं, तनकीद भी चल रही है, केसेस भी चल रहे हैं। इस सारे एनवायरनमेंट में अगर किसी की कमी थी तो वो फैसल वाडा की। वो भी आज नज़र आए एक दफ़ा फिर, ही इज़ बैक। उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने भी अपने एनालिसिस और अपनी इतलात जो हैं वो शेयर की अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उनका क्या कहना था देखते हैं। उन्होंने कहा 190 मिलियन पाउंड केस में बानी पीटीआई को सज़ा मिलनी ही मिलनी है। मैंने बानी पीटीआई को बताया था कि आप नैब केस में फंस सकते हैं। बानी पीटीआई को उनकी पार्टी और लोग जेल के अंदर मरवाना चाहते हैं। इस मुल्क में अगर लीडर को कुछ हो जाए तो 40-50 साल तक पार्टी की सियासत चल जाती है। पॉपुलर होने का मतलब ये नहीं कि आप आसमानी मखलूक हैं। आपने रियासत की तनसीबात को आग लगा दी। आप समझ रहे थे बदमाशी के ज़रिए मसाइल होंगे। पहले बदमाशी की सियासत कर रहे थे और अब कशकोल लेके खड़े हो गए हैं। क्लियर हो गया कि बैकग्राउंड में कोई मुज़ाकरात नहीं चल रहे। बहुत जल्द आलमी तौर पे हमारे पाकिस्तान के हक़ में चलेंगी। पीर से आगे पाकिस्तान के हवाले से बहुत सी तब्दीलियां नज़र आएंगी। ये एक मंजरनामा था जो उन्होंने पेश किया और उनका कहना था कि इंटरनेशनली पाकिस्तान को बहुत सारी फेवर्स मिलने वाली हैं या चीज़ें पाकिस्तान के हक़ में होने वाली हैं। उनका ख्याल है कि कल के केस में, कल की जो हेयरिंग है उसमें जो फ़ैसला आएगा उसमें यकीनन बानी पीटीआई को सज़ा होगी। और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि अगर कहीं मेरी ज़रूरत पड़ी बानी पीटीआई को तो मैं हाजिर हूँ। कॉन्फ्लिक्टिंग स्टेटमेंट्स हैं, लेकिन माजी बताता है कि उनकी खबरें काफ़ी हद तक ठीक होती हैं। इस सारे पॉलिटिकल सिनेरियो पे बात करते हैं। हमारे साथ एक पैनल मौजूद है जिसमें जर्नलिस्ट हैं सज्जाद मीर, नसरुल्लाह मलिक साहब हमारे साथ हैं। नसरुल्लाह मलिक साहब, आपसे स्टार्ट करती हूँ। आज तो ऐसे लगता है जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का दिन था और हम तो एज ए जर्नलिस्ट बहुत कॉशियस अप्रोच रखते हैं कि मामला सब जुडिस है, फैसला आने वाला है, तो ना कोई ऐसी बात करें जिसको स्पेकुलेशन समझा जाए और उसकी बेस पे पूरा एनालिसिस ही दे दिया जाए। लेकिन यहाँ तो पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो गई 190 मिलियन पाउंड केस के रेफरेंस से। फैसल वाडा भी एक वक्फे के बाद ही इज़ बैक और वज़ीर दिफा भी बोले हैं। आप कैसे रीड कर रहे हैं आने वाले इस फैसले को? देखिए, मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ शायद जो हम सोच रखते हैं वो बड़ी हम रखते हैं कि कोई आइन कानून और जो एक रवादारी होगी या जो एक सेट पैटर्न है कानून का उसके मुताबिक मुल्क में सियासत होती है या सहाफत होती है या टीवी प्रोग्राम्स होते हैं, तो मेरे ख्याल में फिर शायद हम जो है वो दुरुस्त बात नहीं कर रहे होते। पाकिस्तान के अंदर बदकिस्मती से हर चीज़ पोलिटिसाइज्ड होती है और उसी वजह से बाज़ एतराज़ात भी उठते हैं कि जी फैसले से पहले ही बातें क्यों करना शुरू कर दी जाती है। इसलिए कि फैसले भी सियासत की नज़र होते हैं। और हमारे यहाँ जो ख़ास तौर पे सियासी लड़ाई है पिछले कई सालों से एक दूसरे के खिलाफ मुकदमात, उस पर भी एतराज़ात यही उठते हैं कि ये सियासी मुकदमात हैं, किसी को निकालना है, किसी को लाना है और सारे इसके बेनिफिशियरी रहे इस सिस्टम के अंदर। अब ये जो केस है जिसका कल फैसला होने जा रहा है, बाज़ार उससे ये लगता है कि इमरान खान साहब को सज़ा हो जाएगी। इसके मेरिट्स डीमेरिट्स पे बाद में बात होगी, क्योंकि जब फैसला सामने आएगा किस बुनियाद पर सज़ा दी गई और किस एविडेंस को माना गया और किस चीज़ को वायलेशन करार देके उन्हें सज़ा दी गई, तो उसके बाद इस पे बात हो सकेगी मेरिट्स और डीमेरिट्स के ऊपर। माहौल ऐसा लग रहा है कि ख़ास तौर पे कुछ ऐसे डॉट्स हैं जो इमरान खान साहब के केस के ऊपर उनके खिलाफ जाते हैं, कुछ ऐसे डॉट्स हैं जो उनको बेनिफिट देते हैं। पहली बात तो ये है कि खान साहब का चूंकि बड़ा एक सख्त मौक़िफ़ हमेशा से रहा मलिक रियाज साहब के हवाले से और उन्हें वो बड़ी खराबियों का जिम्मेदार भी करार देते रहे,
फिर उनके लिए काबीना में ला के एक बंद लिफाफे को उसकी मंजूरी लेना, ये कहीं ना कहीं शुकूक शुबात पैदा करता है इमरान खान साहब के लिए भी। और दूसरी तरफ जिस तरीके से अलकादर ट्रस्ट बनाया गया, जितनी तेजी से बनाया गया, फिर में जो उसमें अमेंडमेंट्स हुई, उसके जो ट्रस्टीज तब्दील किए गए, वो भी हमारे यहाँ पाकिस्तान में ये शुकूक शुबात पैदा करता है कि पाकिस्तान के अंदर ट्रस्ट भी हम अगर बनाते हैं तो हमें शायद इस बात का एहसास नहीं है कि उसके भी हम फायदे उठाने के चक्कर में रहे। इसीलिए अगर आप पाकिस्तान के जो फलाही तंजीमें होती हैं उनके भी अकाउंट्स का ऑडिट करके देखें, आपको लगेगा कि ट्रस्टी भी घर वाले खुद ही ट्रस्ट के मेंबरान, खुद ही बेनिफिशियरी और खुद ही जो है उसके जो है वो सारे फवाइद मिलने वाले। तो ये हमारे यहाँ कल्चर बन चुका है। हमारे यहाँ देखे ना, मैं आखिरी जुमला इसमें अर्ज कर दूं, जिस मुल्क के अंदर ज़कात और उशर कमेटियों के ऊपर लड़ाइयाँ हों, सियासी जमातें अपने बंदे लगवाने के चक्कर में जोर लगाएं और ताकत का इस्तेमाल करें, वहाँ आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि हम मस्जिद के पैसे, ज़कात के पैसे, सदकात के, खैरात के पैसे नहीं छोड़ते, तो फिर ये जो ट्रस्ट होते हैं इसलिए इनके ऊपर भी सवालात उठते हैं। राइट मीर साहब, आपकी तरफ आऊँगी मैं। मुस्तकिल एक गैर जानिबदार कमीशन का मुतालबा कर रहे हैं बानी पीटीआई, और वो कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का एक सीनियर जज जो है वो कमीशन का सरबराह मुकर्रर किया जाए। इसमें दो क्वेश्चंस हैं। एक तो ये कि क्या उनको उनकी मर्ज़ी के जजेस चाहिए, क्योंकि अगेन आई विल मेक अ रेफरेंस टू माय कम्युनिकेशन जो मेरी हामिद रज़ा साहब से हुई है। वो कह रहे थे कि हम इस पे भी बैठ के बात करेंगे मुज़ाकराती टीम के साथ कि कौन से जजेस होंगे जिनको हम इस कमीशन में लगाएंगे। आपको लगता है इतना रूम और इतनी स्पेस है कि वो ये कमीशन बनाने पे नंबर 1 एग्री ही कर लें गवर्नमेंट को, और नंबर 2 फिर अपनी मर्ज़ी के लोग भी उसमें बिठा सकें? आपको इसमें कितनी क्लैरिटी लग रही है? अक्सर मुझे लगता जो ये है कि इमरान एक स्टेप बैकवर्ड आए हैं। पहले उनका कहना ये सीनियर मोस्ट तरीन, बल्कि सीनियर मोस्ट भी और तरीन भी दो लोग इस्तेमाल होते थे। शेक्सपियर वाला जमाना आ गया था गोया। तो वो जज हमें चाहिए जिसका मतलब था कि वो वाज़े तौर पर एक जज की तरफ, दो जजों की तरफ इशारा कर रहे थे कि उन जजों का पैनल बनाया जाए तो हमें काबिल कबूल होगा। आज उन्होंने एक तरह सा उसको मौक़िफ़ को बदला भी है। उन्होंने जज कोई भी मुकर्रर कर दिया जाए, हाँ हम मशवरा करेंगे। तो एक तरह की उन्होंने पहली बात से एक तरह की रूहगर्दानी की है। अब अगर सारी सूरत आज की सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस से आप एक बात का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन जितनी भी हुई हैं, वापडा की हुई हैं, अहमद रजा की हुई हैं, उनके लोग और दूसरे बोले हैं, जितने भी बयानात आए हैं, जितने हुआ, एक खास कन्फ्यूजन के अलावा कुछ नहीं है। और वापडा जो है उसको हम जितना भी उसका मजाक उड़ाएं या उसको ढीला लें या हम कहें कि वो बातें ऐसी करता है कि गरीब लगती हैं, लेकिन वो लगता है कि बाखबर है, वो कहीं से उसे खबर मिलती है। नहीं साहब, वो ही बाखबर हैं। असल में ये कहना चाहिए, मजाक तो उनका कोई भी नहीं उड़ा सकता, बिकॉज़ एनालिसिस और उनकी खबरें अभी तक दुरुस्त साबित हुई हैं। तो फिर ये समझ लीजिए कि आप इस एक फैक्टर ये भी आ गया है कि ये इतलात हैं कि इमरान खान के साथ कोई रियायत नहीं बदल जाएगी, और इमरान खान को इसका अंदाजा हो गया है। और इमरान खान को अंदाजा होने के बाद अब वो इस तरह की इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, इस तरह के मशवरे कर रहे हैं कि बातचीत जारी भी रहे और किस तरह उनकी इज्जत भी बाकी रहे, जो दिखाई नहीं देती। अगर मुकदमे का फैसला आने वाला है और वो खिलाफ आने वाला है, अगर फैज़ हमीद के मुकदमे का फैसला आने वाला है और ज़ाहिर है कि उसके असरात भी उन पर पड़ने वाले हैं, और अगर ऐसी सूरत पैदा होने वाली है कि उनको बाहर से कोई मदद नहीं मिलने वाली, और जो तवक्कुआत उन्होंने लगा रखी है अपने गैर मुल्की पाकिस्तानियों से कि वो शायद गैर मुल्की ताकतों को मुतासर करके उनके लिए कुछ मदद की सूरत पैदा करेंगे, या उन्हें तवक्को है अपने अदलिया से, अपने कुछ काम से, तो लगता है कि अब वो कुछ नहीं होने वाला। लगता है कि मीर साहब मुझे ब्रेक की तरफ जाना है, और मैं ब्रेक के बाद जब आऊँगी मलिक साहब आपकी तरफ आऊँगी। समझने की बात यह है कि वाडा साहब ने 2-4 इस तरह के पॉइंट्स रेज़ किए हैं जो वो पहले नहीं कहते थे, और वो कह रहे हैं मैं बैरून मुल्क गया हुआ था और मैं बाहर से आके ये बात कर रहा हूँ। तो क्या वो बैरून मुल्क किसी मिशन पे गए हुए थे? एक तो ये, दूसरा उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनली बहुत अच्छी खबरें आने वाली हैं, और तीसरा उन्होंने कहा कि कल उनको सज़ा होने वाली है। तो ये सब कुछ इतना शोर शॉट अगर वो कह रहे हैं तो इसको ज़रा डायसेक्ट करेंगे कि इसका मतलब क्या है। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू ज़ूम इन वंस अगेन। नसरुल्लाह मलिक साहब, वाडा साहब ने जो आज स्टेटमेंट्स दिए हैं, आपका टेक अवे क्या है उससे?
देखिए वाडा साहब ने कोई नई बात तो नहीं की। मुकदमा जो है वो बाजार ये लग रहा है कि इमरान खान साहब को इख्तियारात के तजावुज़ के ऊपर जो है वो इस केस में सजा हो सकती है। बाकी फैसल वाडा साहब का अभी आप भी जिक्र कर रही थी, मीर साहब भी जिक्र कर रहे थे, उनकी बहुत सी कई बातें दुरुस्त साबित नहीं हुई और बहुत सी बातें जो हैं वो दुरुस्त साबित हो भी जाती हैं। लेकिन मेरे ख्याल में देखें इस चीज़ को देखना ज़रूरी है कि ये मुकदमात जैसा कि मैंने शुरू में कहा था, खान साहब के मुकदमात या मुज़ाकरात में 3 फ़रीक हैं। एक फ़रीक हुकूमत है, एक फ़रीक जो है वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ है, एक फ़रीक एस्टैब्लिशमेंट है। एस्टैब्लिशमेंट की जो सोच है इस वक़्त वो है 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात के हवाले से, उसमें तो कोई लचक जो है वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के हवाले से नज़र नहीं आती। क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट ये समझती है, वफ़ाज़ पाकिस्तान ये समझती हैं कि जो कुछ हुआ वो हमारे खिलाफ जो है एक बाकायदा मुनज़्ज़म मनसूबबंदी से कैंपेन चलाई गई, नफ़रत पैदा करने की कोशिश की गई, फिर हमारे ऊपर हमले किए गए। इसलिए ऐसे लोगों को जो है कम से कम सबक ज़रूर सिखाना चाहिए कि ताकि इस किस्म के वाक़यात दोबारा ना हों। तो पाकिस्तान में जो फैसले बहुत सारे माज़ी में भी हुए हैं, उसमें एस्टैब्लिशमेंट का किरदार या दबाव रहा है। इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता। आज इमरान खान साहब हैं, माजी में नवाज शरीफ साहब थे, उससे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी। ये सारी सियासी जमातें चूंकि समझ नहीं पाई, ये हर दौर में दूसरे को गिराने के लिए कद्दा इस्तेमाल करती रही हैं और फिर आखिर में खुद ही उसमें फंसती रही हैं। आज इमरान खान साहब भी फंसे हुए हैं और फंसे भी इसलिए हुए हैं कि उन्होंने भी इस लड़ाई को वहां ले गए जहां से शायद फिर वापसी के रास्ते कम बचते हैं। अब वो वापस भी आना चाहें तो आगे से उस तरीके से उन्हें पजीराई नहीं मिलती। देखिए कानून और आइन की जब बात करते हैं ना तो फिर कानून आइन तो उसी दिन खत्म हो जाता है जिस दिन आप इतवार के रोज मुलाकात करवाते हैं या मुलाकात करने पहुंच जाते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं देखिए हुकूमत अगर फैसिलिटेट करती है कि सुबह 7 बजे दरवाजे खोल दें तो फिर आपको ये बात माननी चाहिए कि आइन और कानून को बालाए ताक रखकर आपके लिए 7 बजे सुबह जेल के दरवाजे खोलेंगे। और इलीमा खान साहब अगर वो ये बात कहती हैं कि जी जिस दिन खान साहब ने रिहा होना वो फजर के वक्त रिहा हो जाएंगे, तो इसका मतलब ये है कि वो भी फिर कानून का मजाक उड़ाती हैं। अगर हमारी सेटलमेंट होगी तो फजर के वक्त बाहर आ जाएंगे। वेरी वेल सेड, हुकूमत आपको संडे के रोज सजाद मीर साहब एक दूसरे को इख्तियारात के अगर ये कहा जाए कि ताने दे हमारे पॉलिटिकल ओपोनेंट्स, कोई उनको कहता है आपके पास इख्तियार नहीं है, जाएं पहले अडियाला जाएं और उनसे पूछ के आएं। उसके बाद वो कहते हैं गवर्नमेंट को कि आपके पास कौन सा इख्तियार है, आप भी जाएं पहले इस्टेब्लिशमेंट से पूछ के आएं। और इसी तरह जब दिल करता है, जिस तरह नसरुल्लाह मलिक साहब कह रहे हैं, जिस वक्त जेल के दरवाजे खुलने होते हैं खुल भी जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये रूल ऑफ लॉ, डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स, ये सब तो सिर्फ एक फसाद क्रिएट किया हुआ है ना। ये तो फिर पावर पॉलिटिक्स हो रही है सारी। यही है कि पता नहीं फैसला ये होना कि रूहानियत बुशरा बीबी की ठीक है या वावडा की ठीक है। ये तो खास तरह की रूहानियत है जिसके जरिए लोग बात कर रहे हैं। वो तो इंफॉर्मेशन बेस्ड बातें करते हैं ना वाडा। तो देखिए जी इंफॉर्मेशन बेस्ड बातें करते हैं, वैसे इंफॉर्मेशन बेस्ड बातें करते हैं। मैं रूहानियत का लफ्ज़ जो खास मानों में इस्तेमाल कर रहा हूँ, जिन मानों में आप शायद अभी नहीं करना चाहती उन्हीं मानों में इस्तेमाल कर रहा हूँ। जी जी, दोनों का सोर्स एक है और दोनों का सोर्स एक है, दोनों को एक ही सोर्स से बताया जाता है, एक ही सोर्स से फीड किया जाता है। देखिए दोनों का सोर्स एक कैसे हो सकता है मीर साहब? मैं अवॉइड नहीं कर रही क्योंकि एक का सोर्स तो कहा जाता था जिनका आजकल मिलिट्री ट्रायल हो रहा है, तो वाडा साहब का सोर्स जो है वो कैसे हो सकता है? इमरान की लड़ाई जो है ये सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट के साथ नहीं है, हुकूमत के साथ तो है ही नहीं। आपको अगर रियायतें देनी है, आपको अगर छूट देनी है, आपको बहुत से दबाव के तहत आकर आपको कुछ फैसले करने हैं आपने, और कोई आपको ये ख्याल है कि कोई 20 तारीख आ सकती जनवरी की और उसके नतीजे के तौर पर आपको इमरान को छूट देना पड़ेगी वरना पाकिस्तान के लिए बड़ी मुश्किल पैदा होगी, तो ये फैसले नहीं किए जाते हैं। इन फैसलों के किए जाने का मतलब यही है कि आपने 1 to 1 जो लड़ाई ली है, और एक बार नहीं कई बार उसकी मिसालें मिलती हैं कि आपकी ये लड़ाई के जो अंदाज हैं वो वादे होकर सामने आते हैं। तो उस वक्त आपको मालूम हो जाना चाहिए कि आपकी लड़ाई उस लेवल पे पहुंच चुकी है जहां कोई बफर नहीं है आपको। और नसरुल्लाह सब बिल्कुल ठीक कहते हैं कि कोई पनाह नहीं है निकलने की, और अगर मैं ज़्यादा वजाहत के साथ कहूँ तो उन्होंने अपने आप को इस बुरी तरह फंसाया है कि उनके लिए बचने का कोई रास्ता दिखाई देता नहीं है। ये एक बहुत शुक्रिया सजाद मीर साहब आपका, नसरुल्लाह मलिक साहब बहुत शुक्रिया आपका।
इस बात पे पाकिस्तान की सियासत पे जितना भी एनालिसिस पेश कर लें वो कम होता है, बिकॉज एक तो हिस्ट्री भी बहुत लंबी है और ऊपर से जो आजकल हो रहा है हैपनिंग्स वो भी बहुत ज़्यादा हैं। बहरहाल जो चीज़ खुशाइंद है वो ये है, बिकॉज आई ट्राई टू एंड थिंग्स ऑन द पॉजिटिव नोट, वो ये है कि जो भी हो जाए पीटीआई कह रही है, फ़िलहाल तो कह रही है कि हम मुज़ाकरात जारी रखेंगे। लेकिन मुज़ाकरात अगर सिर्फ एक फसाड है, ये दिखाने के लिए कि हमने एफ़र्ट कर ली, हमने बैठ के देख लिया और उसके बाद किसी भी वक्त उस टेबल पे से उठ जाएं और कहें इसमें से कुछ नहीं निकला, तो ये मेरा ख्याल है ये भी एक वैसा ही यू टर्न होगा जैसे पहले भी पीटीआई लेती रही है। और अगर गवर्नमेंट की बात करें तो वो भी अगर किसी ऐसी ऑप्शन का इंतज़ार कर रहे हैं जिसको वो कह दें कि ये हमारी रेड लाइन है, इस पर तो हम कुछ नहीं करना चाहते, और वो उठ जाएँ, तो ये भी एक यू टर्न होगा ऑन गवर्नमेंट्स पार्ट। पूरे वीक में एनालिसिस में यही हमने कोशिश की कि ये देखने की कोशिश करें कि क्या ये सारा मुज़ाकरात का अमल नेशनल इंटरेस्ट में हो रहा है, मुल्क को बेहतरी की तरफ ले जाने के लिए हो रहा है, या अपनी अपनी पावर शेयरिंग के लिए हो रहा है। इट इज़ स्टिल डिफ़िकल्ट टू से, टाइम विल टेल। आई विल सी यू नेक्स्ट वीक।